आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम आज सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया है, दिखा दिया है। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमें जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 5 है। ये अगर हम 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 5 इधर माइनस में आएगा और बराबर आ जाएगा ये 0 के। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से इसमें हमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर है ये 8 के। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप 8 को उठा के इधर ला सकते हैं, तो आपको मिलेगा 3x प्लस का 2y और 8 इधर माइनस में आएगा और बराबर आएगा 0 के। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ध्यान से देखें तो आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी के मान मिल जाएंगे। तो जब आप इसको व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे, व्यापक रूप क्या होता है मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर आप फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, सेकंड इक्वेशन की कंपेयर आप सेकंड इक्वेशन से करेंगे। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ आपको a1, b1 और c1 इन सभी के मान मिल जाएंगे। पहले इक्वेशन से आप a1, b1, c1 निकालिए तो a1 किसके साथ, x के साथ में यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2, तो a1 का मान। b1 y के साथ में तो यहाँ पर y का मान कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं, तो b1 1 है और c1 आपका अकेले में यहाँ पर c1 है तो यहाँ पर अकेले में माइनस का 5 है ये। इसी प्रकार से आप फिर यहाँ पर a2, b2 और c2 का मान भी लिख सकते हैं। a2 का मान सेकंड इक्वेशन, मतलब वैसे आपको a2, b2, c2 का मान सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो a2 किसके साथ, x के साथ में सेकंड इक्वेशन में, तो x के साथ में यहाँ पर 3 है, y के साथ में 2 है और माइनस का 8। तो ये आपका a2, b2 और c2 का मान मिल गया। अब ये पता करने के लिए कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसके हल हैं या नहीं है, या एक हल है या अनेक हल है, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम a1 बटे में a2 चेक करेंगे। तो a1 बटे में a2 का मान निकालते हैं। a1 कितना है यहाँ पर 2 है, बटे में a2 कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये मिल गया हमारा a1 बटे में a2। फिर आप इसी तरह से b1 बटे में b2 चेक करेंगे। तो b1 यहाँ पर 1 है, b2 यहाँ पर 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आया है। ये दोनों बराबर हैं, ये आया 2/3, ये 1/2 बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं आया है b1 बटे में b2 के। और आप याद करें कि अगर ये दोनों बराबर ना हो तो ऐसी कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो आपको पता है कि ये अद्वितीय हल की स्थिति है। कौन सी स्थिति है ये, अद्वितीय हल।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है, अतः दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, जिसको आप कह सकते हैं केवल एक हल है। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीजें आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा क्वेश्चन में ये चीज आपको कहा गया है कि देखिए कहा गया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसको अब आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व भी करेंगे। तो जब आप इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने जाएंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी हमारा समीकरण है, मैं एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर है 0, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। और जब आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करने जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि से, आपको यहाँ पर वज्र गुणन विधि मैंने बताया है, मैं पिछली वीडियो में वज्र गुणन विधि को सिखा चुका हूँ। तो फिलहाल ये फर्स्ट इक्वेशन में सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा वज्र गुणन विधि को भी दिखा दूंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट या कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें आपको याद होगा कि सबसे पहले हम x के मान निकालते हैं, तो x का मान ऐसे निकाला जाएगा, x के लिए और फिर y के लिए और फिर 1 के लिए। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। अब आप x के साथ में क्या क्या लिखेंगे, इसके साथ में आप लिखेंगे b1 b2, फिर आप लिखेंगे c1 c2, फिर लिखेंगे a1 a2, फिर आप लिखेंगे b1 और फिर b2, ऐसे आपको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद में आप इन दोनों की गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं ये वाला, फिर आप इन दोनों की गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा और फिर माइनस करते हैं इन दोनों की गुणा। ऐसे हमें करना होता है। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। सबसे पहले हम x के लिए रखेंगे, फिर y के लिए रखेंगे और फिर 1 के लिए रखेंगे। तो x के लिए आप b1 b2 का मान लीजिए। तो हमारे पास तो सभी के मान हैं b1 और b2, तो यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। ये आपको मिला 1 और यहाँ पर 2। फिर है c1 c2, तो आपके पास c1 का मान -5 है, c2 का मान -8 है, तो -5 और फिर -8। ठीक है, फिर a1 a2 का मान रखिए। तो a1 कितना है, a1 2 है और a2 3 है, तो 2 और 3 रखिए यानी कि 2 और ये 3। फिर b1 b2 का मान फिर से यानी कि यही वाला आ जाएगा 1 और ये 2। इस प्रकार से आप इसको मान रखेंगे। इन सभी का आपके सामने है सारी चीजें, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, ये x के लिए है। तो x के लिए पहले आप इन दोनों की गुणा करते हैं, तो गुणा करिए। 1 की गुणा -8 में करेंगे तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन दोनों की गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा -8 में करिए तो -8 और फिर इनके बीच में माइनस का निशान रहेगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो जब आप गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का कितना आएगा,
2 पंचे 10, माइनस का 10 आएगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, गुणा करना था तो माइनस में इन दोनों की गुणा आपने कर दिया। फिर बराबर आप y के लिए हल करेंगे इसको। जब आप y के लिए हल करेंगे तो पहले इन दोनों की गुणा होगी, तो करिए गुणा, प्लस और ये माइनस, यानी कि माइनस में कितना आएगा, 5 तिया 15, यानी कि 15 आया, फिर माइनस का निशान। अब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी कि इन दोनों की गुणा, तो माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस का कितना लिखेंगे, 8 दूनी 16, तो ये ऐसे आएगा। फिर बराबर का निशान, अब आप इन दोनों की गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आपका 1 के लिए है, यानी कि जो 1 है इसके लिए है कि इन दोनों की गुणा 2 दूनी 4, फिर माइनस का निशान, फिर 3 के 1 में करेंगे 3, तो ये तो प्लस में ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो ये रहा आपका x के लिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा -8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10 और बराबर ये रहा आपका y और इसके नीचे है -15, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 16 बराबर हो जाएगा 1/4 में से 3 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा, तो x बटे में -8 प्लस 10, यानी कि ये माइनस प्लस में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे में 10 में से 8 घटाइए 2, यानी कि प्लस का ज्यादा है, तो यानी कि x बटे 2 बराबर y के लिए आप इसको हल करिए, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, माइनस प्लस का ज्यादा है, 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है, बराबर आएगा 1/1 के। अब आप x और y का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस x बटे 2 को 1/1 के बराबर करेंगे और फिर y बटे 1 को भी इसी के बराबर कर देंगे, तो इसको इसके बराबर करते हैं। ऐसा आप कर रहे हैं x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो जब x का मान ज्ञात करना होगा तो x बटे 2 को आप किसके बराबर करेंगे, इस 1/1 के, क्योंकि आपस में तीनों ही बराबर हैं इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो y बटे 1 भी बराबर होगा 1/1 के। तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आप देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक की x की गुणा 1 में करेंगे x, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, तो x का मान 2 आया। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की गुणा 1 में करेंगे y, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर x का मान हमें 2 मिला है, कॉमा y का मान हमें कितना मिला है 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो समीकरण था वो सॉल्व हो गया है, जिसको हमने वज्रगुणन विधि से कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। आपके सामने है सारी चीजें आसान बहुत हैं अगर आपको समझ आए तो, और समझ आएगा जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए। चलिए अब हम यहाँ पर जो इसका 4th पॉइंट है उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा 1st और 3rd पॉइंट मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। अब हम आज इस वीडियो में 2nd और 3rd पॉइंट, इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे। तो 2nd पॉइंट तो ये हो गया, अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट जो हमें यहाँ पर दिया है वो आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दिया है x माइनस 3y फिर माइनस का 7 बराबर है 0 के। ये तो पहले से बराबर 0 है तो इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है ये है 3x फिर माइनस का 3y माइनस का 15 और बराबर है ये 0 के, और ये रहेगा 2nd इक्वेशन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके सामने है 1st और 2nd इक्वेशन। जब आप इसको व्यापक रूप से तुलना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हम लिखते हैं। तो जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा, c1 मिलेगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन से ही मिलता है आपको। तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो x के साथ में क्या है वो a1 है यानी कि 1, y के साथ में यहाँ पर -3 है, और c1 जो यहाँ पर अकेला है यानी कि माइनस का 7 जिसके साथ कोई चर ना हो। और इस प्रकार से फिर आप देखेंगे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान।
सेकंड इक्वेशन से आप लिखेंगे तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ में 3 है, y के साथ में माइनस का 3 है और फिर C2 यानी कि ये जो अकेला यहाँ पर माइनस का 15 है वो आपका C2 है। तो ये आपका हो गया, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ये चेक करने के लिए इसके कितने हल हैं उसके लिए हम अपना टेस्ट करते हैं। जब आप टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि a1 बटे में a2 का मान कितना मिल रहा है। तो a1 आपका 1 है और a2 यहाँ पर 3 है, तो ये आ गया आपका 1/3। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप b1 बटे में b2 का मान भी देखेंगे। तो b1 बटे में b2, तो b1 यानी कि -3, b2 यानी कि -3, तो माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। और फिर जो है 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये आपको कितना मिलेगा 1, ये 1 मिलेगा। तो यहाँ से तो आपको मिला 1/3, यहाँ से आपको मिला 1। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं आया है b1 बटे में b2 के बराबर नहीं आया है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बराबर ना हो तो कौन सी कंडीशन है ये है अद्वितीय हल की कंडीशन। तो आप इसको लिखेंगे कि अतः दो चर वाले इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो इसका मतलब अद्वितीय हल है तो आपको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, चलिए वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज तो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, या आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप x के लिए लिखेंगे, फिर y के लिए लिखेंगे और फिर 1 के लिए लिखेंगे। x के लिए लिखते हैं पहले b1 b2 का मान, तो b1 ये रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले b1 b2 का मान लिखना है, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2 का। तो b1 b2 का मान है -3 और फिर -3, यानी कि -3 ये रहा आपका b1 और फिर b2 भी -3 है, ठीक है। फिर है c1 c2, तो c1 c2, c1 ये रहा, c2 ये रहा, यानी कि -7 और फिर -15, ठीक है। फिर है a1 a2, तो a1 ये रहा 1 और a2 है 3, तो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 3, ठीक है। फिर है b1 b2, तो b1 यहाँ -3 और फिर -3, यानी कि -3 और फिर -3। इस प्रकार से आप इसके मान लिख सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो नीचे आपको क्या क्या मिलेगा, चलिए करते हैं। पहले तो इन दोनों की होती है गुणा, पहले इन दोनों की गुणा होती है, तो दोनों ही माइनस में है, ये मैं यहीं पर ही गुणा कर दूंगा डायरेक्ट, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो दोनों ही माइनस में है, गुणा करिए तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा प्लस का 15 या 45 मिलेगा, तो मैं 45 डायरेक्ट लिख रहा हूँ और फिर मैंने लगाया माइनस का निशान। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी गुणा करिए, तो दोनों ही माइनस में है, फिर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 मिलेगा 21, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझिए बात को। बराबर y का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों की गुणा होगी, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस का कितना मिलेगा, 7 या 21 मिलेगा ये, ठीक है। और फिर माइनस का निशान, अब आप माइनस करेंगे इन दोनों की गुणा, यानी कि माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का कितना 15 कम 15, यानी कि -15 आएगा।
ये वाला माइनस का 15 आएगा ना, क्योंकि -15 की गुणा 1 में करेंगे तो -15। और फिर बराबर इस एक के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की गुणा होगी, तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान, प्लस ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है, तो 3 की गुणा -3 में करिए तो आपको कितना मिलेगा, तो प्लस की गुणा जब आप -3 में करेंगे तो यानी कि आपको मिलेगा माइनस का 3 3 9, यानी कि आपको माइनस का 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 9। तो ये सारी चीजें, अच्छा इन दोनों की आपने गुणा किया है, तो ये चीजें आपको मिल चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यक्स के लिए पहले हम सॉल्व करेंगे, तो यक्स के लिए जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इस 45 में से आपको इस 21 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इस 45 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 24, जो कि प्लस का ज्यादा है, तो प्लस का निशान आपका रहेगा, जो कि लगाया नहीं जाता है। y के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 21, तो ये ऐसे एज इट इज रहेगा, माइनस का 21। और फिर आगे एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं, जो कि माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा ये, तो आप इसको प्लस का 15 लिखेंगे और फिर बराबर हो जाएगा 1 में कितना रहेगा, ये है माइनस का 3, माइनस का 3 हो गया, और फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस का 9, ये हो गया। अब इसको आप देखेंगे x/में 24 बराबर है y/में। आप फिर से इसको देखिए, माइनस का 21 और फिर प्लस का 15, माइनस का ज्यादा है, तो आपको 21 में से 15 को घटाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 6, जो कि माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का 6 रहेगा बराबर 1/में। यहाँ पर प्लस का ज्यादा है, तो 9 में से 3 घटाइए 6। अब आप x और y का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, ताकि आपको x और y दोनों का मान मिल जाए। तो चलिए हम x और y का मान निकाल लेते हैं। पहले हम x/में 24 को, यानी कि इसको बराबर करेंगे इस 1/6 के बराबर करेंगे, और फिर ये जो y/में -6 है इसको भी इसी के बराबर करना है, ताकि हम x और y दोनों का मान ज्ञात कर सके, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं। तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 की गुणा x में करेंगे 6x, 24 की 1 में करेंगे तो 24, और यहाँ पर 6 की गुणा y में करेंगे तो 6 गुणा y, और ये -6 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 6। तो x का मान यहाँ पर आपको मिलेगा 24/6, और यहाँ से y का मान मिलेगा -6, और जो गुणा में है वो बटे में 6 आएगा। तो x का मान मिलेगा 6 चौक 24, यानी कि 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ से मिलेगा 6 से 6 कटेगा तो आपको 1 मिलेगा। माइनस का निशान है वो आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको x का मान 4 मिला है और y का मान मिला है -1, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसको हम समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उसमें 4 पॉइंट थे, वो चारों ही सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और फिर इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसका मतलब पीछे सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है। दोनों पॉइंटों को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो a और b का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। तो जब आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशंस हैं आप देख लीजिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण आपको दिया है 2x प्लस का 3y बराबर है 7 के, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है।
अगर आप चाहें तो 7 को इधर लेके आ सकते हैं, तो आपको मिलेगा 2x प्लस का 3y और ये माइनस का 7 बराबर 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो सेकंड है, नीचे वाला सेकंड इक्वेशन है, इसको भी लिखते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे, मैं और करके लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन को ताकि ये अलग दिखे। तो इसमें है, ब्रैकेट में है a माइनस बी, इसके साथ में x है, फिर प्लस में फिर है a प्लस बी और इसके साथ में है y और फिर बराबर है 3a प्लस का b और फिर माइनस का 2। ये आपके पास है। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पद हैं 1 2 3 ज़्यादा हैं। इसको क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को 0 के बराबर रखा है तो इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो ये रहा आपका a माइनस बी एक्स प्लस और फिर ये रहेगा हमारा a प्लस बी वाई। ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ प्लस में उठा के इधर लाइए तो माइनस में आएगा, ब्रैकेट में रहेगा ये 3 प्लस का b माइनस का 2। मतलब कहने का ये है कि पूरा ब्रैकेट यहाँ पर बाहर प्लस में है, तो पूरा ब्रैकेट उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा और वो ब्रैकेट एज इट इज बना रहेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो जब आप समीकरण एक ये है और ये समीकरण 2 है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, और हमारे पास दोनों ही समीकरण हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर a और b भी, यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b, मतलब आपको a b दिख रहा होगा। हमें इस a b का मान ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि a और b का मान बताइए। और फिर उसने हमें कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें और इसका प्रयोग करें तो हम a और b का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी मान को ज्ञात करने के लिए हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारा व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप से तुलना करें तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको a1 b1 c1 का मान मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 का मान मिलेगा। पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको a1 का मान मिलेगा, b1 का मान मिलेगा और c1 का मान मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, तो a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान माइनस का 7 है। तो आप लिखेंगे 2 3 माइनस का 7। ठीक है, फिर आप a2 का मान लिखेंगे, b2 का मान लिखेंगे, c2 का मान लिखेंगे, जो कि सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे। तो x के साथ में a माइनस बी है, तो जो कि आपका a2 का मान है। y के साथ में a प्लस बी है, तो ये आपका a प्लस बी b2 का मान है। और ये जो आपका है 3a प्लस बी माइनस 2 जो कि ब्रैकेट में है, ये आपका c2 का मान है। तो इसको लिखेंगे हम माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस का b और फिर माइनस का 2। ये चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप इसको, अब ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 का मान लिखा है, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 का मान रखा है। x के साथ में जो है वो a2 का मान है, y के साथ में जो भी है, भले ही पूरा ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट ही लेंगे आप, तो b2 है, जो अकेला बचा हुआ है वो पूरा का पूरा c2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात पर। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि चूंकि दिया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, इसलिए क्या कंडीशन बनेगी अपरिमित रूप से अनेक हल होने की, आप मुझे बताइए कि अगर 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 अपरिमित रूप से अनेक हल है तो कंडीशन क्या है। तो कंडीशन इसलिए बनती है a1 बटे में a2 वो आपका बराबर है किसके, b1 बटे में b2 के, और फिर वो भी बराबर है आपका c1 बटे में c2 के। मतलब ये तीनों ही बराबर होंगे तब ये अपरिमित रूप से अनेक होने की स्थिति बनती है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब आप मान रखिए a1 बटे में a2, यानी कि ये रहा a1 का मान 2 और a2 का मान यहाँ से रखेंगे a माइनस का b बराबर b1 का मान रखेंगे 3, b2 का मान यहाँ से रखेंगे a प्लस b बराबर c1 बटे में c2, यानी कि माइनस का 7 बटे में पूरा ब्रैकेट, यानी कि माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है, ये आपके सामने है। सारी चीजें ध्यान से समझिएगा मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक आ गए हैं और इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा मान। ठीक है, हमें ए और बी का मान तब मिलेगा अगर हम इसको सॉल्व कर दें। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छे से समझने के बाद ही आप ऐसा करेंगे। देखिए, फिलहाल हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो जो मेथड है, जो तरीका है, जो विधि है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या ये तीनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। बराबर का निशान लगा हुआ है तो बराबर ही होंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे आगे, तो आप ऐसे करेंगे। पहले तो आप इन दोनों को बराबर करेंगे। पहली बात है कि इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। करें बराबर इन दोनों को, क्योंकि ये तीनों ही बराबर हैं। तो पहले इन दोनों को बराबर करिए, तो ये हो जाएगा 2 बटे में a माइनस बी बराबर आएगा 3 बटे में a प्लस बी के। ये काम तो हो गया, यानी कि इन दोनों को बराबर कर दिया गया है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको और इसको बराबर करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। इन दोनों को तो आपने बराबर कर दिया, अब हमें इसको इसके बराबर करने की जरूरत नहीं है। इसको इसके बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो है हमने इसके बराबर यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इसको इसके बराबर लिखेंगे। तो ये रहा आपका 2 बटे में है a माइनस का b बराबर ये है माइनस का 7 बटे में है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इसमें करेंगे। तो 2 की गुणा आप करेंगे किसमें, a प्लस बी में। फिर आप इस 3 की गुणा करेंगे a माइनस बी में, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आप माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 2 की गुणा इस पूरे में करना पड़ेगा और 7 की गुणा इस पूरे में। तो 7 की गुणा हम करेंगे इस पूरे में, यानी कि a माइनस बी में करेंगे, और इस 2 की भी हम गुणा करेंगे इस पूरे में, यानी कि 3a प्लस का b और माइनस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की a में करेंगे तो 2a प्लस का 2 की b में करेंगे 2b बराबर 3 की a में करेंगे 3a माइनस 3 की b में करेंगे 3b। ये आया। ठीक है, अब आप आगे करिए। तो ये रहा आपका 3a। ठीक है, 3a 2a यहाँ पर प्लस में, तो इसको मैं माइनस में ले आया। यहाँ पर वैसे तो किधर भी रखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3a ये था, 2a माइनस में आया, और ये कितना है, ये है 2b।
तो जो माइनस का 3b है इसको आप उठा के इधर लाइए, प्लस का 3b। हमने ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बी वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया। आप किधर भी करिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों प्लस होंगे यानी कि 5b मिलेगा, और इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 3a में से 2a घटाइए, प्लस का ज़्यादा यानी कि a बचेगा। ठीक है, तो a 5b यहाँ पर प्लस में है तो ये आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 5b, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आप इसको लीजिए, तो 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 2 3 हो जाएगा 6, और a भी रहेगा साथ में, प्लस 2 की b में करेंगे तो 2b, प्लस का ये माइनस का 2 ये, तो प्लस माइनस माइनस का 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर। ठीक है, 7 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 7 ये और ये a प्लस में है दोनों, 7 की a में करेंगे 7a, माइनस का निशान, 7 की b में करेंगे तो 7b। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 7a, और ये 6 a इधर माइनस में चला जाएगा 6a, और ये आपका है 2b, और माइनस का जो 7b है वो यहाँ पर प्लस में आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का 7b है, तो प्लस का आ गया हमारा किस में, ये प्लस का आ गया हमारा 7b। ठीक है, और ये माइनस का 4b यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप 7 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, 9b होगा, और ये माइनस का 4 और 7a और माइनस का 6 घटेगा तो a मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 9b यहाँ पर प्लस में है तो माइनस का 9b आएगा, और माइनस का 4 है यहाँ पर तो आप इसको प्लस में लेके यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, माइनस का 4 प्लस में चलेगा और यहाँ कुछ नहीं बचा 0। तो अब आप इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप यहाँ पर सीधा करके लिखेंगे, तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ। a माइनस 5b बराबर है ये 0 के, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड है a माइनस 9b प्लस 4, यानी कि a माइनस कितना है, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, ये आपका सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये फिर से आपका 2 चर में रैखिक समीकरण बना है, जो कि वहां पर x y में होते थे, ये a और b में है। अगर आप इन दोनों ही समीकरणों को हल कर दें तो आपको a का मान मिल जाएगा और b का मान मिल जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बने हैं, इसको किस विधि से हल किया जाए, किस विधि से हल किया जाए। तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आप इसको वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 चर हैं, a और b। तो कोई भी समीकरण युग्म जो 2 चर में होता है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ये समीकरण 1 और 2 है। एक चीज और, मैंने समीकरण 1 इसको, समीकरण 2 इसको माना हुआ है, तो इसको हमें नाम कुछ और देना चाहिए। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, और समीकरण 3 और 4 को अगर हम हल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इसको हम किस मेथड से करें, क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि भी सिखाया है, विलोपन विधि भी सिखाया है और वज्र गुणन विधि भी सिखाया है। तो आप इसको किसी भी विधि से करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। वो एक्स वाई में होते थे, ये ए और बी में रहेगा। ठीक है ना, तो आप मेरी बात को समझिएगा। आप इसको वज्र गुणन विधि से या आप किसी भी मेथड से इसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल ए और बी का मान निकाल दे रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ,
और प्रतिस्थापन करने से ये दोनों ही समीकरण आसानी से हल हो जाएंगे और ए और बी का मान निकल जाएगा। और अगर आपको वज्रगुणा विधि से करना होगा तो आप जैसे वहां पर यक्स और वाई होता था, यहाँ पर ए और बी है। जहां यक्स है वहां आप ए लिखेंगे, जहां वाई है वहां आप बी लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहा हूं ताकि हमें एक्स और वाई का ए और बी का मान मिल जाए। तो प्रतिस्थापन विधि से तो पहला समीकरण, यहाँ पर हम समीकरण 3 लेते हैं क्योंकि कोई भी समीकरण लिया जा सकता है जो आसान होगा। समीकरण 3 से समीकरण 3 हमारे पास है a माइनस का 5b बराबर 0। तो जब आप a का मान निकालेंगे तो 5b उधर प्लस में चला जाएगा और जो कि आपको मिलेगा समीकरण ये 5 मिलेगा क्योंकि 4 तक तो बना हुआ है। तो अब ये जो आया है a बराबर 5b, इसको आप रखेंगे समीकरण, क्योंकि हमने 3 लिया है तो 4 में रखना पड़ेगा। 4 में रखने पर 4 ये रहा जो कि a माइनस 9b और फिर प्लस का 4 और बराबर है 0 के। ठीक है, तो a का मान रखना है 5b, तो जहां a है वहां 5b लिखिए। 5b माइनस का 9b और जो 4 यहाँ प्लस में, इसको आप उधर ले जाइए, माइनस में चला जाएगा। और अब आप इसको घटाइए, 9b में से 5b घटाएंगे तो माइनस का ज्यादा है तो ये आपको 9b में से 5b घटाइए 4b बराबर में माइनस का 4। माइनस से माइनस कटेगा तो b का मान आपको मिलेगा 4 और ये जो 4 यहाँ गुणा में उसको बट्टे में ले जाइए, 4 से 4 कटेगा तो आपको 1 मिलेगा। तो b का मान तो आपको 1 मिल गया। अब इस b का मान 1 आप समीकरण 5 में रख के a का मान निकाल लीजिए। तो b बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 ये रहा, यानी कि a बराबर 5b, यानी कि 5 गुणा में b का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो ये मिलेगा 5। यानी कि a का मान आपका 5 है और जो b का मान है वो है 1। यही आपका आंसर है। इस आंसर को आप इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करके ला सकते थे। मैं भी लाया हूं, मैंने प्रतिस्थापन से किया है। आप इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें हल करके a और b का मान निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पॉइंट भी है, उस सेकंड पॉइंट को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहा गया है कि k का मान हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। तो k का मान हमें बताना है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। तो यहाँ पर हमें जो k का मान ज्ञात करना है, सेकंड पॉइंट में हमें जो दिया हुआ है उसमें हमें पहला इक्वेशन जो दिया है वो है 3x प्लस का y बराबर है 1। ठीक है, इसके बराबर है। और जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 3x प्लस वाई माइनस में आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है उसको लिखिए, तो मैं और करके लिख दे रहा हूँ। और करके दूसरा जो समीकरण हमें दिया है वो दिया है 2k माइनस का 1। ठीक है, और ये x है, फिर प्लस का निशान, फिर ब्रैकेट में आपका k माइनस 1 और ये फिर y है आपका। ठीक है, और फिर बराबर है 2k प्लस का 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, लेकिन इसको उठा के इधर लाएंगे ताकि हम बराबर 0 के लिखें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 0 के बराबर लिखा गया है। तो 2k माइनस 1x प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1y, ये चीज प्लस में है, इसको माइनस में लाइए तो माइनस का आएगा
और ये ब्रैकेट में ही रहेगा 2k प्लस 1, बस इसका निशान बदल जाएगा, जो कि प्लस का है तो माइनस में आ गया, बराबर 0। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको लिखिए तो a1 यहाँ पर है 3, y के साथ कुछ नहीं तो 1 मानिए, b1 का मान रहेगा 1 और c1 रहेगा माइनस का 1। इस प्रकार से फिर हम a2 का मान, b2 और c2 का रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। सेकंड इक्वेशन में x के साथ में क्या है, 2k माइनस का 1 ब्रैकेट में लिखिए, ये आपका a2 का मान है। y के साथ में है यहाँ पर k माइनस 1 जो कि b2 का मान है। c2 का मान जो यहाँ पर अकेले है यानी कि माइनस में ब्रैकेट में 2k प्लस 1, ये पूरा। ठीक है। तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी का मान यहाँ पर मिल गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमें कंडीशन क्या दी है उस पे ध्यान दीजिएगा। हमें कंडीशन दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि हमें जो दिया है क्या दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है ये हमें दिया हुआ है। तो अगर कोई हल नहीं है तो इसलिए कंडीशन क्या बनेगी, कोई हल ना होने की कंडीशन क्या बनती है। तो कोई हल नहीं होता है जब a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, c1 बटे में c2 की। ये वो कंडीशन है जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रैखिक समीकरण पर कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन ये है, तो आप इसको लिखेंगे और फिर इसी में ही मान रखेंगे। जैसे कि a1 का मान रखेंगे 3, a2 का मान रखेंगे ये यानी कि 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान रखेंगे 1, b2 का मान लिखेंगे ये k माइनस 1 बराबर c1 का मान रखेंगे आप माइनस का 1, c2 का रखेंगे माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। इन सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और बल्कि ये तो बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको देखें अगर ध्यान से, इसको आपको केवल समझना है बस। ये दोनों बराबर हैं, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो जब इसके बराबर नहीं है तो इसको हमें लेने की भी जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल इन दोनों को बराबर कर देंगे, k का मान निकल जाएगा। इन दोनों को बराबर करने से k का मान निकल जाएगा, इसके बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें बराबर करने से ये बराबर है ही नहीं, तो k का मान क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें तो k का मान निकालना है, तो k का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बटे में ये जो है 2k माइनस 1 और फिर बराबर 1 बटे में k माइनस 1। हम तो केवल k का मान निकाल रहे हैं ना, तो ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे ही नहीं। इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 की गुणा इसमें पूरे में होगा यानी कि 3, और इसको चलिए ब्रैकेट में भी लगा लेते हैं यहाँ पर भी। तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 ब्रैकेट में k माइनस 1, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1 ब्रैकेट में 2k माइनस 1।
ये मिलेगा। तो 1 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो ये मिलेगा 2k माइनस प्लस माइनस माइनस 1 की में करेंगे 1 बराबर 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं 3 की के में करेंगे 3k प्लस माइनस माइनस 3 की में करेंगे 3। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहा 3k 2k यहाँ माइनस में गया 2k माइनस में गया और ये माइनस का 1 -3 इधर प्लस में आएगा 3 में से घटाइए 2 जो कि प्लस का ज़्यादा है 3k में से 2k घटाएंगे तो k मिलेगा यानी कि इसको सीधा करके लिखेंगे तो k बराबर 2 मिलेगा। तो यही हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करके निकालना था। k का मान 2 है। क्वेश्चन में यही कहा भी गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान 2 आएगा। इसके बराबर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों बस बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है तो इसके बराबर हम करेंगे भी नहीं। अब इस प्रकार से हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यानी कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है इसको 2 विधियों से हम हल करेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद वज्रगुणन विधि से हल करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यानी कि सही है। तो थर्ड पॉइंट को अब हम थर्ड इक्वेशन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमें समीकरण दिया है पहले हम वो लिखेंगे। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 8x प्लस में 5y बराबर है 9 के। ठीक है, ये बराबर है 9 के। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम सेकंड लेते हैं 3x प्लस का 2y और बराबर है 4k और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि आपको आता है, हम सीख चुके हैं। तो जब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो दोनों में से कोई भी समीकरण हम लेते हैं सबसे पहले। तो कौन सा लें? समीकरण कोई भी लिया जा सकता है। चलिए मैं एक ले लेता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिया गया है। तो समीकरण 1 ये रहा, ये है 8x प्लस का 5y बराबर 9। जब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, वैसे तो किसी का भी निकाला जा सकता है, 9 5y इधर माइनस में जाएगा और जब x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5y और जो 8 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में गया। ये रहा x का मान, जो कि इसको आप समीकरण 3 भी मानेंगे। ये आपका समीकरण 3 भी है। तो ये जो x का मान आया है, इस x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से निकाला गया है। तो x बराबर 9 माइनस का 5y और बटे में 8। इसको हम रखेंगे समीकरण किस में रखेंगे? क्योंकि 1 लिया था तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसको लिखिए 3x प्लस में 2y बराबर है 4 के। ठीक है, ये चीज है। तो x का मान रखना है तो 3 गुणा x का मान हम ये रखेंगे यानी कि 9 माइनस का 5y बटे में 8 और फिर प्लस में ये 2y बराबर 4। इसको अगर हम हल कर दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं।
तो पहले इसके नीचे 1 लगा के 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 1 की गुणा 8 में करेंगे 8, 3 की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 3 की गुणा 9 में करते हैं तो 9 3 27 27 माइनस का आएगा 3 की 5 में करते हैं 15y प्लस का 2y, इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए बराबर 4। अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, 8 को 8 से भाग करेंगे 1 की गुणा पूरे में करेंगे तो यही आपको मिलेगा 27 माइनस का 15y, फिर प्लस का निशान। ठीक है, 8 को 1 से भाग करिए, 8 को 1 से भाग करिए तो 8 मिलेगा, 8 की गुणा 2y में यानी कि 16y बराबर 4। तो ये रहा 27 और 16y माइनस का 15y, प्लस का ज़्यादा है 16y में से 15y घटाइए 1y यानी कि प्लस का ज़्यादा है 1y के मतलब केवल y लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, बटे में 8 बराबर रहेगा ये 4 के नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की गुणा इस पूरे में करेंगे तो आपको मिलेगा 27 प्लस का y, क्योंकि 1 की गुणा कर रहे हैं तो 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 8 चौक हो जाएगा 32 और y का मान जब आप निकालेंगे तो 32 27 यहाँ पर माइनस में जाएगा तो y बराबर 32 में से 27 घटाइए तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो y का मान कितना आया आपको यहाँ पर मिल गया है कि y का मान 5 है। अभी जो y का मान 5 है इसको आप समीकरण 3 में रखिए, x का मान निकाल लीजिए तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 9 माइनस का 5y बटे में 8, यही है समीकरण 3 आपके सामने है, ये आपका समीकरण 3 है। तो 9 माइनस 5 गुणा y का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे बटे में रहेगा 8, तो 9 माइनस 5 25 हो जाएगा 25 और बटे में आएगा 8। ठीक है, तो जब आप इसको, चलिए मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा x बराबर 25 में से 9 घटाएंगे, माइनस का ज़्यादा है तो आपको मिलेगा माइनस का 16 और बटे में मिलेगा 8, 8 से काट दीजिए 8 दूनी 16 यानी कि x आपको मिलेगा, माइनस का निशान भी है 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि x का मान माइनस का 2 है और y का मान कितना है 5। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हल हो चुका है। अब हम इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से भी हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो फिर से आप इसी समीकरण को लीजिए, जो भी है ये हमारा जो समीकरण है वो है 8x। फिर से आप पूरे समीकरण को लिखेंगे तभी आप उसको वज्र गुणन विधि से हल कर पाएंगे। तो जब आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि वज्र गुणन विधि से आप इसको हल करने जा रहे हैं। तो पहला जो समीकरण है वो है 8x प्लस का 5y बराबर है 9 के। 9 को पहले इधर लाते हैं तो 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार। दूसरा लेते हैं और लिख के, दूसरा है 3x प्लस का 2y बराबर है ये 4 के। 4 को इधर लेके आते हैं तो यानी कि 3x प्लस का 2y माइनस का 4 और बराबर 0। ये आपका रहेगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। फिर आपको a2 मिलेगा, b2 मिलेगा, c2 मिलेगा। a1 फर्स्ट इक्वेशन मतलब a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो 8, फिर 5 और फिर माइनस का 9। सेकंड को देखते हैं तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा माइनस का 4। सारी चीजें आपके सामने हैं, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करिए। तो पहले आप x के लिए हल करेंगे, फिर y के लिए करेंगे, फिर 1 के लिए करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा जो भी मेथड होता है। ठीक है,
पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, फिर y के लिए करते हैं, फिर 1 के लिए करते हैं। ये आपको याद रखने का तरीका है, ये दिमाग में इसको बैठाइए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो b1 b2 का मान रखते हैं, तो b1 यानी कि 5, b2 यानी कि 2, ठीक है। फिर आप c1 c2 का मान रखते हैं, यानी कि माइनस का 9 माइनस का 4। फिर आप a1 a2 का मान रखते हैं, यानी कि 8, ये 3। फिर आप फिर से b1 b2 का मान रखते हैं, यानी कि 5 और फिर 2। अब आप इसको हल करेंगे, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मान मिलेगा। तो पहले आप इसको x के लिए हल करेंगे, तो x के लिए हल कैसे करते हैं, इन दोनों की गुणा करिए पहले तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो आपको मिलेगा माइनस का 5 चौक 20, ये मिला। फिर माइनस का निशान, फिर ब्रैकेट में प्लस में, ये माइनस करेंगे अब हम इन दोनों की गुणा, तो प्लस माइनस माइनस का मिलेगा, 2 नीम 18, तो माइनस का 18 यहाँ से मिला, बराबर। फिर आप y के लिए हल करिए, तो y के लिए पहले आप इन दोनों की गुणा करेंगे, तो माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस का मिलेगा 9 3 27, फिर माइनस का निशान, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, तो माइनस ये प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस का 4 8 32, तो माइनस का ये हमें मिल जाएगा 32 और फिर बराबर। फिर 1 के लिए आपको देखते हैं क्या मिलेगा, पहले तो इन दोनों की गुणा होगी, 8 दूनी 16, फिर माइनस 3 की गुणा 5 में करिए, यानी कि 15 हो गया। अब आप इन सबको सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बटे में माइनस का 20, माइनस माइनस ये दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 18, बराबर रहेगा y बटे में माइनस का 27, ये और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 32 और फिर बराबर। फिर 1 के लिए जब इसको आप हल करेंगे तो 16 में से 15 घटा देंगे, तो कितना मिलेगा 16 में से 15 घटाने पर 1। तो इसको हल करिए, x बटे में माइनस का ज़्यादा है तो माइनस 20 में से 18 घटाइए, यानी कि माइनस का 2 मिलेगा आपको। कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, बराबर y बटे में 32 में से 27 घटाइए, प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो 3 2 5, यानी कि y बटे में 5 मिलेगा आपको। फिर ये बराबर 1 बटे 1। तो अब आप x और y का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी कि x बटे में -2 बराबर आप करेंगे 1 बटे 1 के, और फिर y बटे में 5 इसको बराबर करेंगे 1 बटे में 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो x की गुणा 1 में करेंगे x, -2 की 1 में करेंगे माइनस का 2, y की गुणा 1 में करेंगे y, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x का मान -2 है और y का मान 5 है। फिर से आपको वही मिल गया आंसर। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था, यही हमें यहाँ पर करना था। तो आपने इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को यहाँ पर, ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है, आपने इस समीकरण युग्म को दोनों विधि से हल करके देखा। आपने इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया, वज्रगुणन विधि से भी हल किया। तो अब आप बताइए कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपके हिसाब से जो लगता है वो आप लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा। और ये जो है सीधा सीधा सिंपल, आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिखा और छोटे में ये आपको सॉल्व होके आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि अतः कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि अधिक
अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमारे पास में 5 पॉइंट दिया हुआ है। 5 पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 पॉइंट दिया है। इसको जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके 5 पॉइंट। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें। जल्दी ही हम अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।